हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की पथिक कविता और उसी क्रम में आज हम आगे का अध्ययन करेंगे। मित्रों, 3 छंद मैंने फिर लिखे हैं आपके सामने। क्या है एक बार हम पढ़ लेते हैं। इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे विमुग्ध हो चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं, वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। इस प्रकार से आज हम इसका अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में पढ़ा था रत्नाकर गर्जन करता है मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो इन छंदों का हमने अध्ययन किया था। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, रत्नाकर ने लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ये हमने अध्ययन कर लिया था। उसी कविता को हम आगे पढ़ेंगे आज। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। जब गंभीर, गंभीर का मतलब गहन, गहन, तम का मतलब होता है अंधकार, अर्ध निशा का मतलब होता है अर्धरात्रि में, जग यानी संसार को ढक लेता है, यानी अंधकार जब अर्धरात्रि में सारे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष यानी आकाश की छत पर तारों को छिटका देता है, स्मित यानी मुस्कुराते हुए, वदन यानी मुख से, जगत यानी संसार का स्वामी अर्थात सूर्य, यहाँ जगत का स्वामी सूर्य को कहा है, मृदु गति से आता है यानी सूर्योदय का वर्णन किया गया है, तट पर खड़ा गगन गंगा, आकाश गंगा के किनारे, तट का मतलब है किनारे, मधुर गीत गाता है, और इस दृश्य से विमुग्ध हो, विमुग्ध का मतलब होता है मोहित होना, चंद्र भी हंस देता है, और वृक्ष विविध भांति भांति प्रकार के पुष्पों से और पत्तों से अपने तन यानी शरीर को सजा लेता है, पक्षी भी हर्षित होकर के चहक उठते हैं, मुग्ध होकर के चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, वन उपवन बाग बगीचे और जंगल, गिर यानी पर्वत, सानु यानी वृक्षों का झुंड, कुंज तो यानी वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। आत्म प्रलय का मतलब यहाँ पर उसका हृदय में जो है आनंद की हिलोरें उठने लगती है, उसका मन आनंद से सारा बोर हो जाता है, और उसी खुशी के मारे आंखों से जो है नीर झड़ता है, आंखों से आंसू बहने लगता है। पढ़ो लहर, लहर तट यानी किनारा, तृण यानी तिनका, तरु यानी वृक्ष, गिर यानी पर्वत, नभ यानी आकाश, किरण, जलद यानी बादल। प्यारी शब्द उसकी प्रेमिका के लिए आया है। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनारी, विश्व का मन मोहित करने वाली कहानी है। अब ध्यान देना मित्रों, संक्षिप्त रूप में मैं क्या कहना चाहता हूं। जो 3 छंद मैंने यहाँ लिखे हैं, उस समुद्र तट के पर खड़ा हुआ पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध है, वो रात्रि काल के सौंदर्य का वर्णन करता है। उसके बाद सूर्योदय होता है तो फिर कैसा वातावरण हो जाता है, पक्षी किस प्रकार से हर्षित हो जाते हैं, फूल किस प्रकार से महकने लगते हैं, और ये सारा आनंद उसको एक प्रकृति की एक प्रेम कहानी की तरह लगता है। और ये प्रेम कहानी कवि हर जगह देखता है, तिनके पर देखता है, पर्वतों पर देखता है, फूलों में देखता है, वन बाग बगीचों में देखता है, और हर एक प्रकृति के तत्व में कवि इस प्रकृति के प्रेम को देखता है, और इस संपूर्ण प्राकृतिक सुंदरता को कवि एक मधुर कहानी कहता है, और उस कहानी की तरह वो इस प्रेम को पाना चाहता है। तो इस प्रकार से मित्रों कुल मिलाकर यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, और उस वर्णन को जो है एक प्रेम कहानी कहा है, और प्रेम कहानी कहकर वो उस कहानी को अपने अंदर भर लेना चाहता है। उसी कहानी में वो आनंद होता है। जिस प्रकार से कहानी व्यक्ति को मोहित कर लेती है, आनंद से भर देती है, उसी प्रकार से कवि को प्रकृति का ये संपूर्ण पल पल परिवर्तन जो है मस्त कर देने वाला, आनंद से भर देने वाला प्रतीत हो रहा है। कवि इस आनंद के समक्ष संसार के सभी आनंद को फीका मानता है। ये सारी बातें हम इनमें करेंगे। तो आइए मित्रों, इसकी व्याख्या पर हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर जो सानु शब्द आया है, इसका मतलब होता है समतल भूमि, समतल भूमि। अब देखिए मित्रों, व्याख्या पर आ जाइए आप। कवि कह रहा है कि जब
गंभीरतम यानी अंधकार में, जब गहन अंधकार अर्धरात्रि में जग को ढक लेता है, अर्थात जब इस संसार में सर्वत्र अर्धरात्रि के समय में सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो जाता है, अंधकार की कालिमा व्याप्त हो जाती है मित्रों, तब आकाश की छत पर यानी आकाश पटल पर, गगन पटल पर जो है तारे चमक उठते हैं। और वो तारे जब घोर अंधकार में तारे आकाश में चमकते हैं तो अति ही मनोहर और सुंदर लगते हैं। और तब उसके बाद अर्धरात्रि के बाद धीरे धीरे जब प्रातः काल होने लगता है, तो प्रातः काल होने लगता है, कब होने लगता है प्रातः काल? जब मुस्कुराता हुआ, स्मित वदन से, है ना, तो मुस्कुराता हुआ जगत का स्वामी अर्थात सूर्य जब मंद मंद या मंथर गति से उदित होता है, उदय होता है, तब धीरे धीरे इस संसार में वापस प्रकाश फैलने लगता है ना। और वो सूर्य का आना, सूर्य का पूर्वांचल में या जब उदयाचल में जब सूर्य उदित होने लगता है तब ऐसा लगता है कि मानो आकाश गंगा के किनारे खड़ा हुआ, तट पर खड़ा होकर मानो इस प्रकृति के मधुर गीत को गा रहा हो। अर्थात सूर्य का उदय होना या उदयाचल में सूर्य का उदय होते समय उसका प्रकाश, उसकी जो किरणें फैलने लगती है, वो ऐसे लगती है कि मानो ये सूर्य, संसार का स्वामी सूर्य, इस आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर मानो मधुर गीत सुना रहा हो, अर्थात दुनिया को आनंदित कर रहा होता है। जब सूर्य उदित होता है यानी सूर्योदय का समय बहुत ही आनंदित करने वाला होता है। और उस आनंद में क्या क्या होता है, देखो उस आनंद में जो है चंद्रमा भी मुग्ध होकर, प्रसन्न होकर, सूर्य के आगमन में चंद्रमा प्रसन्न होकर हंसता हुआ विदा हो जाता है, अर्थात चंद्रमा जो है वो लुप्त हो जाता है, चंद्रमा गायब हो जाता है, या चंद्र का अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है। किससे प्रसन्न होकर? सूर्य के आगमन से प्रसन्न होकर चंद्रमा हंसता हुआ विदा हो जाता है। और उस प्रातः काल के समय में वृक्ष यानी पेड़ जो है वो भांति भांति प्रकार के पत्तों और पुष्पों से स्वयं को सजा लेता है, अपने तन को संवार लेता है, सजा लेता है। पक्षी भी हर्षित हो जाते हैं और इतने हर्षित हो जाते हैं कि वो अपने हर्ष को संभाल नहीं सकते, मतलब अत्यधिक आनंद से सारा बोर हो जाते हैं, है ना, और मुग्ध होकर के जो है चहकने लग जाते हैं। पक्षी जो है बहुत ही मधुर ध्वनि में चहक उठते हैं। तब सुबह का वातावरण और भी अधिक मनभावन लगता है। फूल मानो सांस लेकर, मानवीकरण किया गया है यहाँ पर, सांस तो मनुष्य लेता है, तो फूल मानो सांस लेकर सुख की, फूल भी सूर्योदय के समय में सुख की सांस भरते हैं और आनंद सहित महक उठते हैं और सर्वत्र वातावरण में अपनी खुशबू को फैला देते हैं। संपूर्ण वातावरण को अत्यधिक मनमोहक और आनंद से भर देते हैं, मनमोहक कर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। यह आनंद प्रकृति के हर कण में दिखाई देता है। अरे वन में यानी जंगलों में, बगीचों में, पर्वतों पर, साम यानी समतल भूमि पर, कुंज यानी वृक्षों के झुंड में जब मेघ बरस पड़ते हैं, बादलों की जब वर्षा होती है, तो उस वर्षा से मेरा आत्म प्रलय होता है, अर्थात मैं भीतर तक भीग जाता हूँ, मेरे अंदर आनंद की हिलोरें उठने लगती है और मेरे भीतर की जो दुर्गुण है, दुर्भावना या निराशाएं, चिंताएं सब नष्ट हो जाती है। प्रलय क्या करता है? प्रलय विनाश करता है। अब किसका प्रलय होता है? आत्म प्रलय, यानी स्वयं की जो विलासा, स्वयं का जो भोग विलास है या विषय वासनाएं हैं या फिर जो है दुर्गुण है, दुर्भावनाएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, इन सब का विनाश हो जाता है और मैं एक अत्यधिक आनंद से भर जाता हूं, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जो है महक उठता हूं। ठीक है, तो मेरा आत्म प्रलय होता है और उस खुशी के मारे आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। अब कवि अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि हे प्यारी, ये प्यारी शब्द यहाँ पर आया है कि हे प्यारी तुम पढ़ो, क्या पढ़ो? जो लहर पर, तट यानी किनारे पर, प्रकृति के हर तिनके पर, हर वृक्ष पर, हर पर्वत पर, आकाश में, किरणों में और बादलों में जो ये लिखी हुई मधुर कहानी है, इस प्राकृतिक सौंदर्य कवि ने मधुर कहानी की तरह कहा है, इस मधुर कहानी को तुम भी पढ़ो। जो कहाँ लिखी हुई है? अरे हर तट पर लिखी हुई है, तिनके पर लिखी हुई है, जो है पर्वत पर लिखी हुई है, आकाश में लिखी हुई है। कुल मिलाकर पर्वत, आकाश, किरण, बादल, तिनका, इन सब में ये प्रकृति की कहानी जो है लिखी हुई है। इसको पढ़ने की तुम कोशिश करो, प्रयास करो। ये कहानी इतनी सुंदर है कि ये विश्व भर का यानी संसार भर को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। संपूर्ण संसार के लोगों का ध्यान जो है
मोहित करने वाली है। ये प्रकृति की सुंदरता, इसमें जो आनंद है, इसमें ऐसा कौन प्राणी होगा जो इस आनंद पर मोहित न होगा। अर्थात ये कहानी, प्रकृति की कहानी विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है, मुक्त करने वाली है, आनंद से भरने वाली है, ऐसा कवि कहता है। तो कुल मिलाकर सभी में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, आनंद का वर्णन किया है, पक्षी पुष्पों का जो है हर्ष जो होता है उसके आनंद का वर्णन किया गया है। आगे एक छंद और है मित्रों, इसमें कविता हमारी समाप्त हो जाएगी। एक छंद और पढ़ा देता हूं। तो देखिए मित्रों, आगे कवि क्या कहता है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये इस कविता का अंतिम छंद है मित्रों। कवि का पूरा मनोभाव इस छंद में अभिव्यक्त हुआ है। क्या कह रहा है कवि कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल, कितनी मधुर कहानी है। कवि ने इस प्रकृति के सौंदर्य को क्या कहा है, एक प्रेम कहानी कहा है। और उस प्रेम कहानी के क्या क्या विशेषण लगा रहा है कवि, ये प्रेम कहानी मधुर है, मधुर यानी कोमल है, जो हर किसी को आनंद से भर दे, अरे मन को हरने वाली है यानी सुंदर है, सुंदर कहानी है, उज्जवल है यानी उज्जवल का मतलब जिसमें कोई दाग न हो, जिसमें बिल्कुल भी दाग न हो, अर्थात बिल्कुल एकदम स्फटिक है ना, साफ स्वच्छ है, पवित्र है यह प्रेम कहानी। जी यानी हृदय, या जी शब्द का मतलब मन, मन में है अक्षर बन इसके। कवि क्या चाहता है कि मैं इसके अक्षर बन जाऊं, इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाऊं, और बनूं विश्व की वाणी, पूरे विश्व की वाणी बन जाऊं। अर्थात वो जब इस कहानी को पढ़ा जाए संपूर्ण विश्व के द्वारा, तो वाणी के रूप में मैं स्वयं भी गूंजता रहूं इस कहानी का हिस्सा बनकर। ठीक है, अब ध्यान देना आगे क्या है, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, आनंद से भर देने वाली, सदा शांति सुख कर है। इस प्रेम कहानी में स्थिर शांति है, पवित्र शांति है, आनंद को बढ़ाने वाली शांति है, शांति सुख कर यानी सुख प्रदान करने वाली, स्थिर पवित्र और आनंद से भर देने वाली जो है परम शांति प्राप्त होती है प्रकृति के बीच जाकर। आहा, यह कवि का जो है भाव प्रबल है। कवि कराए क्या, वाह वाह, आह वाह कब करते हम, जब बिल्कुल भाव से सारा बोर हो जाते हैं। कवि इस प्रेम में पूर्णतया विमुग्ध होकर आहा, से आनंद से भर गया कवि ना, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। 2 बार सुंदर कहा है कवि ने। ये प्रेम का जो साम्राज्य है, राज्य मतलब होता है सीमा, इस पूरी प्रकृति की जो सीमा है उसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ है। इस आनंद का जो साम्राज्य है ये परम सुंदर है। अरे परम सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। इस प्रकार की कवि बात कर रहा है। अब ध्यान देना, एक बात को यहां गौर करना, अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी, इसमें भी कवि का अतिशय प्रेम अभिव्यक्त हुआ है प्रकृति के प्रति। कैसे, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से सर्वाधिक प्रेम करते हैं तो मित्रों हम उसका कोई न कोई अंग बनना चाहते हैं। मान लीजिए हमें किसी मंदिर से प्रेम है तो हम कहेंगे कि इस मंदिर का कुछ नहीं तो मुझे पत्थर ही बना दिया जाए, पत्थर बनके इस मंदिर में मुझे लगा दिया जाए। अगर हम किसी छवि से प्रेम करते हैं तो हम उसका आभूषण ही बनना चाहते हैं कि कुछ नहीं तो मुझे कुंडल ही बना दिया जाए कि मैं उनके कानों पर सदैव सजता रहूं। अगर हम किसी पेड़ से प्रेम करते हैं तो हम कहते हैं कि चलो कुछ नहीं तो मुझे फूल ही बना दिया जाए ताकि मैं इस वृक्ष की शोभा बढ़ा सकूं। एक छंद आते हैं रसखान जी के, 100 छंद लिखे रसखान जी ने, तो उन्होंने कहा है कि अगर मेरा दूसरा जन्म हो, कि उन्होंने कहा है कि मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। यदि मेरा दूसरा जन्म हो मनुष्य के रूप में तो मैं उसी ब्रज गांव का निवासी बनूं। मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। यदि पशु बनाया जाए तो पशुओं में मुझे गाय का जीवन मिले पुनर्जन्म में, ताकि मैं ब्रज गांव की गायों के साथ चर सकूं, वो सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तो कवि को श्री कृष्ण से प्रेम है, और श्री कृष्ण से प्रेम होने के कारण उनसे और उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु में कहीं न कहीं उनका सानिध्य पाना चाहता है। चरो नित नंद की धेनु मजारन, जो पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मुझे पुनर्जन्म दूसरे जन्म में पत्थर बनाया जाए तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी चटी उंगली पर धारण किया था। और जो पाहन हो तो वही रसखानी
जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, और जो पक्षी हो तो कहाँ बस मेरो। तो इस प्रकार से रहो नित कूल कदम्ब की डारण, और पक्षी हो तो कहाँ बस मेरो, रहो नित कूल कदम्ब की डारण। यदि पक्षी बनाया जाए मुझे तो मैं उस कदम्ब वृक्ष का जो है उस वृक्ष पर बैठना चाहूंगा। तो ध्यान देना मित्रों, यहाँ पर कवि का जो प्रेम अभिव्यक्त हुआ है वो ये कहना चाहता है कि यदि मेरा मन ये चाहता है कि मैं इस प्रेम प्रकृति की जो प्रेम कहानी है, जो मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी है, मैं इसके अक्षर बनकर के संपूर्ण विश्व की वाणी बनना चाहता हूं, ताकि कुछ नहीं तो इस कहानी का मैं एक अंग बन सकूं और दुनिया मुझे पढ़े इस कहानी के माध्यम से, और मैं भी इसके अक्षर बनकर धन्य हो जाऊं। ऐसा कवि का प्रेम इसमें अभिव्यक्त हुआ है। तो एक बार संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। कवि कह रहा है, समुद्र तट पर खड़ा हुआ जो पूरा प्राकृतिक सौंदर्य देख रहा है, सूर्योदय का समय, रात्रि कालीन का मनोहर दृश्य, ये सब देखकर कवि कह रहा है कि ये प्रकृति की जो प्रेम कहानी है वो कितनी कोमल है, सुंदर और स्वच्छ है। मेरा मन तो ये चाहता है कि मैं इस प्रेम कहानी के अक्षर बनकर संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाऊं, ताकि इस कहानी में हमेशा मुझे पढ़ा जाए और विश्व की वाणी से जो है मैं इसका विश्व की वाणी बन जाऊं और इस कहानी का एक अंग बन सकूं। इस माध्यम से ये जो प्रेम कहानी है ये हमेशा स्थिर शांति प्रदान करने वाली है, पवित्र शांति प्रदान कर देने वाली है, हृदय में आनंद को बढ़ाने वाली है और स्थिर और सुख प्रदान करने वाली सच्ची शांति यही प्राप्त है। यहाँ पर इसी का भी सच्ची शांति इसलिए बता रहा है क्योंकि सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में सच्ची शांति व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, और कवि को प्रकृति के बीच पहुंचकर सच्चे आनंद और शांति और सुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए कवि ने इसे सच्ची शांति कहा है। और आगे अत्यधिक विमुग्ध होकर इस कहानी पर कवि कहा, आहा, ये जो प्रेम का राज्य है ये बहुत ही सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है, और इस में जो आनंद है मुझे और कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से कवि ने समुद्र तट के किनारे खड़े होकर प्राकृतिक दृश्य का बड़ा मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। जब पढ़ते हैं तो हमारा भी मन आनंद से भाव विभोर हो जाता है, मस्ती से भर जाता है, कहीं न कहीं हमें भी जो है कल्पना से सुख की अनुभूति होने लगती है। बहुत ही प्यारी कविता, प्रकृति का सौंदर्य, पक्षियों का चहचहाना, फूलों का आनंद से भरकर सांस लेना, पक्षियों वृक्षों का अपने तन को सजाना, क्या कहानी है गजब की। तो लीजिए मित्रों, यहाँ पर हमारी पथिक कविता समाप्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।